नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी के बारे में। हमने 2-3 ज्योग्राफर देखे थे, थोड़ा सा अर्थ के बारे में पढ़ा था, कैसे अर्थ के ऊपर वाटर एंड लैंड का फॉर्मेशन हुआ था। आज हम करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हमने बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है ज्योग्राफी इंडियन एंड सेकेंड है वर्ल्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, उसको कवर करने के बाद देन हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक जेम्स रेनल नाम का एक इंग्लैंड का जियोग्राफर कह सकते हैं आप, उसको जियो साइंटिस्ट कह सकते हैं। वो सबसे पहले कोलकाता में आया था, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर आया था। उसने सबसे पहले दोस्तों बंगाल क्षेत्र यानी कि जो वेस्ट बंगाल है करंटली, उसकी स्टडी की थी और उसका जो नक्शा वो तैयार किया था। बंगाल क्षेत्र का अध्ययन किया, उसका मैप बनाया। उसके साथ ही उसके साथ में जो बुंदेलखंड का पठार लगता है, जो छत्तीसगढ़ बिहार की साइड है, उसका भी इन्होंने क्या किया था, मैप बनाया था। तो इन्होंने सबसे पहले स्टडी की थी एंड मैप की फॉर्मेशन की थी इंडिया के अंदर। तो इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जेम्स रेनल। इसके बाद अगर हम बात करूं भारत की, तो भारत के बेसिकली 4 से 5 नाम हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए। भारत को हम कहते हैं इंडिया, जो दिया है ग्रीक्स के लोगों ने। हिंदुस्तान कहते हैं, वो दिया है ईरानियों ने। ये हिंदुस्तान बेसिकली जो इंडस नदी उसके कारण दिया गया है इंडिया को। एक नाम है आर्यव्रत, ये आर्यों ने दिया है। और एक नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आया था। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की शेप है चतुष्कोणीय, यानी कि क्वाड्रेंगुलर शेप में है इंडिया। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसके अंदर आपको लगेगा थोड़ी सी क्वाड्रिलेटर टाइप की शेप इंडिया की, तो उसी को हम कहते हैं चतुष्कोणीय या क्वाड्रेंगुलर शेप। अब हम करते हैं एग्जिस्टेंस की, मतलब इंडिया फॉर्म कैसे हुआ, कैसे कैसे कॉन्टिनेंट्स बने, उसमें से भारत कैसे निकला। इसमें सबसे पहले आती दोस्तों 1912 में कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वैगनर ने। अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था कि एक समय पर पृथ्वी के अंदर जो टोटल लैंड मास था वो सारा इकट्ठा था, और जो टोटल वाटर था वो भी सारा इकट्ठा था। तो दोस्तों सबसे पहले जो सारा ओशियन यानी कि जो सारा वाटर इकट्ठा था उसको हम कहते थे पेंथालासा ओशियन। ये जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी ही है। इसको दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 के अंदर। इसके अंदर इन्होंने कहा था कि जो टोटल सी था, टोटल ओशियन था कंप्लीटली, जो 71% वाटर था वो पूरा एक सागर था, उसको कहा इन्होंने पेंथालासा। और जो टोटल लैंड थी वो लैंड भी सारी एक ही थी, वो उस लैंड को कहा था इन्होंने पेंजिया। हमने पहले पढ़ा था वाटर 71% था, तो ओशियन हो जाएगा 71% और पेंजिया हो जाएगा 29%। अब पेंथालासा सबसे बड़ा ओशियन था, इससे बड़ा कोई ओशियन हो नहीं सकता था, तो इसको हम कहते हैं सुपर ओशियन। और जो पेंजिया था वो लैंड का सबसे बड़ा पार्ट था, तो हम उसको कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ। पेंजिया इज नोन एज सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ, मतलब उससे बड़ा कोई बन नहीं सकता था, इसीलिए हम उसको कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। और ओशियन उसको कहते हैं सुपर ओशियन। इसके बाद में धीरे धीरे प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराई वाटर की वजह से, एंड कह सकते हैं प्लेट्स की वजह से उनके अंदर बीच में दरार आनी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले जो ये लैंड का हिस्सा था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो ऊपर की साइड खिसक गया हिस्सा, एक आ गया नीचे की साइड। ये अब इसके बीच में जो वाटर आ गया उस वाटर को कहा हमने टैथिस सागर। टैथिस सागर अब बीच में हो गया। ऊपर की साइड जो हिस्सा गया उसको हमने कहा लोरेशिया। जो ऊपर का हिस्सा था लोरेशिया, उससे करंटली आज के 3 महाद्वीप बने हैं। और जो नीचे का हिस्सा आया उसको हमने कहा गोंडवाना लैंड, जिससे टोटल 4 कॉन्टिनेंट बने हैं करंट के। तो अब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया पेंजिया, एक लोरेशिया और एक नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अभी गोंडवाना लैंड का जो इस साइड का हिस्सा है, ईस्ट साइड का हिस्सा, ये टूटकर वापिस लोरेशिया के अंदर जुड़ेगा। और जो ये हिस्सा था इसके ऊपर थी जामुन के पेड़ की अधिकता, यानी यहाँ पर जामुन के पेड़ अधिक थे, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा जम्बू द्वीप। ये जो जम्बू द्वीप ऊपर जाकर जुड़ा, इसी को हम करंटली इंडिया कहते हैं। मतलब कंप्लीटली इंडिया नहीं कह सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, तब सभी ये जम्बू द्वीप के ही पार्ट थे, तब ये एक साथ जाकर जुड़े थे। अब देश तो ये बाद में बने हैं, ये बहुत पहले की बात है। तो उस समय हम कह सकते हैं जो जम्बू द्वीप है उसी के अंदर से भारत का फॉर्मेशन हुआ है। पेंजिया से बना गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड से बना जम्बू द्वीप, और उसी जम्बू द्वीप में से भारत बना है।
तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम आगे देखेंगे इंडिया के बारे में कुछ और फैक्ट देंगे, इंडिया की लोकेशन एंड एक्सपेंशन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन दोनों टर्म्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी अर्थ, इसके जो बिल्कुल सेंटर में से जो लाइन पास होती है उसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर कह सकते हैं या 0 डिग्री भी कह सकते हैं इसको, ये 0 डिग्री होती है। तो अर्थ पर हमने बेसिकली कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर रखा है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये होगी हॉरिजॉन्टली, ये होगी वर्टिकली। तो बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड, और जो परपेंडिकुलर लाइंस है उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लैटिट्यूड मतलब LAT, लैट मतलब लेटा हुआ। तो ऐसे जो लाइंस होती है वो लेटी हुई होती हैं, तो ऐसे जो लाइंस होगी उन्हीं को हम लैटिट्यूड कहेंगे। तो ये बेसिकली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड किसी भी कंट्री, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कह सकते हैं, हम टाइम को कह सकते हैं। अगर हम उसको अर्थ पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। अब मैं थोड़ा आपको हेमिस्फीयर के बारे में बताऊंगा। ये दोस्तों अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया हमारा। अब हमने इसको ऐसे लैटिट्यूडली कट किया है, तो ऊपर वाला जो होगा वो होगा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे जो बनेगा उसको हम कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम अर्थ को बीच में से ऐसे लैटिट्यूडली कट करते हैं तो ऊपर वाला होगा नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाला होगा वो होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलरली कट करूँ तो इस साइड वाला हो जाएगा मेरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड वाला हो जाएगा मेरे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा होगा दोस्तों, ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। इसी प्रकार से पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। अगर हम बात करूँ नॉर्थन हेमिस्फीयर की तो ये पूरा हो जाएगा ऐसे। ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं, इजी से कंसेप्ट है। हम पढ़ते हैं इंडिया की लोकेशन एक्सपेंशन के बारे में। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ लैटिट्यूडली बात करूँ तो इंडिया एग्जिस्ट करता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। उत्तरी गोलार्ध यानी कि कुछ यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करता है इंडिया, यानी कुछ ऊपर वाले हिस्से में होगा। अब पढ़ते हैं हम लॉन्गिट्यूडनली इंडिया एग्जिस्ट करता है पूर्वी गोलार्ध के अंदर। पूर्वी यानी कि ईस्टर्न, यानी कि यहाँ कुछ। तो इंडिया की लोकेशन कुछ यही है एग्जैक्टली भी अर्थ के अंदर अगर आप देखोगे। तो ऐसे हम अर्थ की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैटिट्यूडली और लॉन्गिट्यूडली। ऐसे आप इसे पूछ सकता है कि मतलब इंडिया की लोकेशन क्या होगी इफ़ यू विल कैलकुलेट इट फ्रॉम लॉन्गिट्यूड से अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगी पूर्वी, एंड लैटिट्यूड से अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो जाएगी उत्तरी गोलार्ध के अंदर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अगर हम बात करूँ लैटिट्यूड की तो लैटिट्यूड हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। यहाँ पर इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है, थोड़ा अच्छा सा नहीं है। आगे जो फिगर्स आएंगी वो अच्छी होंगी, ये थोड़ी सी फर्स्ट टाइम थी इसलिए। तो इसमें हमने कर रखा है लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट्स। ये हमारा हो गया तमिलनाडु, जो सबसे नीचे वाला जो स्टेट हमारा वो है 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर जो हमारा JNK है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हो गए हमारे लैटिट्यूडली एक्सपेंशंस। ऐसे ही होता है लैटिट्यूड और ऐसे ही एक्सपेंशन है। अब बात करूँ लॉन्गिट्यूड की तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो गया हमारा सबसे वेस्टर्न स्टेट दैट इज़ गुजरात, ये हो गया हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। और जो सबसे ईस्टर्न स्टेट है दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, वो होगा हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये इंडिया का एक्सपेंशन है, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखनी है। बेसिकली इनके अंदर मैं अगर आपको ट्रिक बताऊं तो इनके अंदर लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है। अगर आपको कोई एक वैल्यू पता है तो आप दूसरी इजीली निकाल सकते हो, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्री आपको ऐड करना पड़ता है। अभी ये मैंने ड्रॉ कर रखा है इंडिया को, इसके अंदर 2-3 चीज़ें और जान लेते हैं हम। ये दोस्तों हमारा इंडिया है। अगर इसका पूछे हमसे ईस्टर्न पॉइंट, सबसे ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न स्टेट हमारा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर है एक जगह कीबीथू नाम की जगह है जो पड़ती है अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो सबसे ईस्टर्न पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। अब बात करूँ मैं वेस्टर्न की, तो वेस्टर्न में गुजरात आपको पता है, गुजरात के अंदर भी हमारा आता है कच्छ जिला, और कच्छ जिला के अंदर एक पॉइंट है गौर माता। प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। गुजरात के अंदर गौर माता जो हमारा सबसे वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का। अगर हम बात करूँ ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड हमारा पड़ता है इंदिरा कोल लद्दाख के अंदर। दोस्तों ये जो इंदिरा कोल है ये
पीओके के अंदर है। मतलब पीओके अभी तो विवादित है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो अगर पूछे इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जो पूरा इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसका ऐसा पॉइंट बताओ जो विवादित नहीं हो, मतलब ऐसा पॉइंट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, तो वो हो जाएगा हमारा सियाचिन। इसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, कंप्लीटली इंडिया के अंदर है। तो ये है लद्दाख के अंदर। बेसिकली तो इंदिरा कोहली आता है। अगर हम बात करूँ साउथ की, तो साउथ के अंदर आता है हमारा कैप कैमोरियन, ये है तमिलनाडु के अंदर। और बात करें इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी। ये है मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भारत मतलब यहाँ पर हमारी मुख्य बाउंड्री एंड हो गई। लेकिन दोस्तों आपको पता है हमारे कुछ आइसलैंड्स भी हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वगैरह। तो अंडमान निकोबार है, उसके अंदर हमारे पास एक 6 डिग्री 4 मिनट, ये उसके मतलब लॉन्गिट्यूड है उस पॉइंट के। उस पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर मेनलैंड का पूछेगा तो वो होगा कैप कैमोरियन तमिलनाडु के अंदर। अगर पूछेगा इंडिया का मेन बाउंड्री, अगर दे स्पेशली मेंशन करें मेन बाउंड्री, तब आपको करना है कैप कैमोरियन। अगर मेन बाउंड्री मेंशन नहीं है तो वो होगा इंदिरा पॉइंट। और ये हमारा ग्रेट निकोबार के अंदर, निकोबार की भी कुछ पार्ट्स है उसमें से है ग्रेट निकोबार, उसके अंदर हमारा इंदिरा पॉइंट। तो ये थे इंडिया के एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे इंडिया का टोटल क्षेत्रफल। अगर मैं इंडिया के क्षेत्रफल की बात करूं तो ये है टोटल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का है हमारे पास 2.42%। जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसका 2.42% इंडिया का है। अब इसकी बात करूँ मैं रैंक, तो हमारी रैंक आती है 7वें नंबर पर। मतलब हम जो विश्व के अंदर कुल देश हैं उनके अंदर एरिया वाइज अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो इंडिया 7वें नंबर पर आती है। अब बात करते हैं जनसंख्या। जो लास्ट हमारी सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, वो हुई थी 2011 के अंदर। तो वही अभी तक आंकड़े चलते आ रहे हैं। उसके अंदर हम बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया की जनसंख्या थी 121.08 करोड़। और विश्व की कुल जनसंख्या का हमारे पास है 17.5%। मतलब 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या को हम करते हैं, कंटेन करते हैं इतनी जनसंख्या को। रैंक की अगर बात करूं तो जनसंख्या के मामले हमारी 2nd रैंक है। अब हम कुछ कंट्रीज़ देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उनकी रैंक देख लेते हैं। अगर हम बात करूं एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है वो रशिया। रशिया के बाद आता है कनाडा, आफ्टर दैट यूएसए, उसके बाद चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया आता 7वें नंबर पर, हमने यहाँ पे ही बैठा था। इंडिया इज़ इन 7वें नंबर, ये रहा इंडिया 7वें पर। तो यहाँ पर इंडिया आएगा 7वें में अकॉर्डिंग टू एरिया। इसके अंदर बेसिकली आपको ये याद रखना है, विश्व का फर्स्ट है रशिया, सेकंड है कनाडा, इसके बाद 3rd 4th 5th ज़्यादा पूछता नहीं है। बस ये याद रखना है इंडिया की 7th है। और इंडिया से ऊपर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, और इसके नीचे है वो अर्जेंटीना। 8वें नंबर पर लिख नहीं रखा, अर्जेंटीना होगा। अगर हम बात करूँ पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन हमें पता है सबसे ज़्यादा चाइना की है, लेकिन करंटली इंडिया फर्स्ट रैंकिंग पर है। लेकिन अभी तक वो पेपर्स के अंदर आई नहीं है। जैसे अभी आई थिंक 2024 में ऑनगोइंग है सेंसस, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट नंबर पर है चाइना, उसके बाद है इंडिया, इंडिया इज़ इन 2nd, हेयर इट इज़ इन 2nd। उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया, 4th नंबर पर इंडोनेशिया आता है। अब बात करता हूँ एरिया के हिसाब से सबसे छोटा देश, और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछे तो वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी बेसिकली इटली के अंदर है। अगर इसका एरिया की बात करूँ तो 110 एकड़ मात्र इसका एरिया है, और इसकी पॉपुलेशन है मात्र 1000। मैक्सिमम इसके अंदर 1000 लोग ही रह सकते हैं वेटिकन सिटी। अगर वेटिकन सिटी की बात करूँ तो ये बना था 1929 के अंदर बना था लैटरन संधि के द्वारा। ये ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, बस आपको पता होना चाहिए वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। इंडोनेशिया आपको पता होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, अगर पूछे किसी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन किस देश के अंदर है तो वो है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया ही सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, मतलब इसके अराउंड 10,000 से भी ज़्यादा इसके आइसलैंड्स होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है फैक्ट। इसमें एक चीज़ और है, जो यूएसए, ब्राज़ील और वेटिकन सिटी है उनकी सेम रैंक है एरिया और पॉपुलेशन में। एरिया में हमने देखा 3रे पर आता है यूएसए, पॉपुलेशन में भी 3रे पर आता है यूएसए। यूएसए, ब्राज़ील और वेटिकन सिटी, ये ही 3 देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनकी एरिया और पॉपुलेशन में सेम रैंक है। और ये जो कंपैरिजन करता कौन है, मतलब इस देश की एरिया को उठा लिया, उस देश की पॉपुलेशन को उठा लिया, इन सबको कंपेयर कौन करता है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर करता है गृह मंत्रालय, यानी कि होम मिनिस्ट्री करती है।
दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा था इंडिया के बारे में, कुछ और फैक्ट्स जाना, इंडिया कहाँ से आया, कैसे उसका फॉर्मेशन है, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसका एक्सपेंशन, एरिया, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हमने देख ली हैं। होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। थैंक यू गाइज।